संभाजी नगर की रैली में ओवैसी का गेम चेंजर बयान सामने आया है। रैली में ओवैसी ने कहा कि सबको काट देने का है। ओवैसी ने वोटर्स से कहा 20 तारीख को आसमान पर सिर्फ पतंग दिखेगा। संभाजी नगर की रैली में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सबको काट देने का है। उनका यह कहना है कि 20 तारीख को आसमान पर सिर्फ और सिर्फ पतंग दिखेगा। अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या कुछ कहा है संभाजी नगर में, सुनिए। तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अन्य अभी बोलेंगे अम्मा ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अन्य अभी बोलेंगे अम्मा ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। ये जरा असदुद्दीन ओवैसी को बाद में किस तरह से कहते हैं, अब लोग बोलेंगे कि हम ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो पतंग की बात कर रहा हूं और कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा। असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी सभा संभाजी नगर में क्या कहते हैं, सुनिए जरा एक बार फिर। तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अन्य अभी बोलेंगे अम्मा ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अन्य अभी बोलेंगे अम्मा ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, अति उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी। और दोनों ही ओवैसी ब्रदर्स जो हैं अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, वहां सभा कर रहे हैं। कहते हैं कि 20 तारीख को कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, आसमान में सबको काट देने का है। और ये लाइन बोलने के बाद वो कहते हैं अरे अब तो लोग बोलेंगे कि हमने ऐसा बयान दे दिया, मैं तो पतंग की बात कर रहा हूं। तो इशारों में तंज करते हुए बहुत कुछ स्पष्ट कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। चुनावों में हैदराबाद की सीट पर चुनाव असदुद्दीन ओवैसी ने लड़ा, जीते थे। उसी दौरान जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तभी की ये तस्वीरें, तभी के ये बयान है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर भी इस बीच में निशाना साधा है। कहा कि एक है तो सेफ है वाले बयान पर दरअसल पलटवार उन्होंने कहा किया है। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है। महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे ओवैसी और ये बयान दिया। कहा कि मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहता है, लेकिन मजलिस बोल रही है कि अनेक हैं तो अखंड हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सबको लड़ाना चाहती है। मजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ का मुद्दा भी उठाया। कानून मस्जिदों को छीन लेगा, ओवैसी कह रहे हैं। वक्फ कानून बना तो बड़ा आंदोलन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने वक्फ का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कानून आता है तो मस्जिदों को छीन लिया जाएगा।
वक्फ कानून बना तो आंदोलन भी बड़ा किया जाएगा। ओवैसी की ओर से बयान दिया गया, निशाना उन्होंने सरकार पर साधा और उसी के साथ में ये तमाम तरह की बयानबाजी। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा। अगर यह कानून बनता है, यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर ईमान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। और हमारे साथ शिवानी मिश्रा लाइव जुड़ चुकी हैं इस वक्त, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। शिवानी, सरकार के ऊपर मुद्दों को लेकर निशाना साधना अलग बात है, विपक्ष का काम है, करना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। देखिए, लगातार हर एक पक्ष द्वारा हमने सुना है कि कुछ ना कुछ अपने वोटरों को लुभाने के लिए बयानबाजियां जो हैं वो शुरू है। असदुद्दीन ओवैसी को हम सुन रहे थे कि दोबारा से कट्टरपंथी व्यक्तित्व के जो विचारधारा है वो उन्होंने लोगों पर थोपा है। जो रैलियां, जो सभाएं जनता के बीच में उतर के कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, ये स्पष्टता से सुना जा सकता है। साफ तौर पर उन्हें पता है कि उनके वोटर कौन है और उन्हें लुभाने के लिए उन्हें कौन से वादे करने हैं या कौन सी बातें करनी है। यहाँ पर मटन शॉप के जिंदाबाद का नारा लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कई अहम, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे के नारों की भी तीखी टिप्पणी की है। और साफ तौर पर जो नफरत की राजनीति है वो भी चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के साथ उतर चुकी है। क्योंकि स्पष्टता से अगर आप देखेंगे कि इससे पहले भी जब उन्होंने रैलियां की थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, लेकिन लोगों के हित में भी कुछ बातें कही थी। लेकिन अब जब वो जनसभाएं कर रहे हैं, सड़कों पर पहुंच रहे हैं, लोगों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को बरगलाते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर एक आइडियोलॉजी को थोपना चाहते हैं कि किस तरीके से केंद्र की जो सरकार है वो एक खास समुदाय के विरोध में है और असदुद्दीन ओवैसी उनके मसीहा हैं। तो इसीलिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा। और साफ तौर पर ना सिर्फ ओवैसी बल्कि हमने देखा है कि कई सारे ऐसे अन्य नेता भी मौजूद हैं जो कि अपने भाषणों में काट देंगे, मार देंगे, गोली मार दो, ऐसे सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आपको आपके घरों में रहने नहीं दिया जाएगा, आपकी सुरक्षा पर खतरा है, आपके समुदाय और धर्म पर खतरा है। ऐसी मानसिकता का प्रचार जो है खास तौर पर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। बरखा, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक भी विषय हो जाता है कि आखिर क्यों लोगों को बरगलाने की जरूरत पड़ गई है अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। राजनीति करने की जरूरत क्या? अपने आप को अगर इतना कमजोर मान रहे हैं तो इसी वजह से इस तरह की राजनीति की जाती है। शिवानी, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र की जंग में वोटर्स को भड़काने में लगे हुए हैं। औरंगाबाद की रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से 15 मिनट का जिक्र किया था। कैंपेनिंग टाइम का जिक्र करते उन्होंने ये बात कही, लेकिन इस बार कोई विवाद खड़ा ना हो इससे बचते हुए ओवैसी ने, जूनियर ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किस अंदाज में किया था, सुनिए। 45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है मगर क्या गूंज है। और देखिए, महाराष्ट्र के धुले में देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव में किया गया वोट जिहाद,
इसकी वजह से बीजेपी को मालेगांव सेंट्रल सीट 4000 वोट से हार का सामना वहां पर करना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के धुले में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों की वोटिंग के दौरान वोट जिहाद किया गया और यही कारण था कि मालेगांव सेंट्रल सीट से बीजेपी 4000 वोट से हार गई थी। लोकसभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या, आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे, आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। शिवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवानी, देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से इस बयान को दोहराया यहाँ पर वोट जिहाद को लेकर। इसी बीच में एक जो ग्रुप विशेष है उसकी ओर से कुछ मांगे जो हैं वो भी महाविकास अघाड़ी के सामने पेश की गई थी, जिन पर विचार करने के बाद कांग्रेस कहती है बहुत कुछ हो रहा है महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अभी फिलहाल। देखिए, मैं दोबारा जिक्र करूं बरखा कि किस तरीके से एक एक वोटर, एक एक समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की जिद्दोजहद जो है वो बड़ी से छोटी हर एक पार्टी, पक्ष और विपक्ष दोनों करता नजर आ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया उलेमा ने जो 17 शर्तें दी हैं, जिसमें कई सारी बेबुनियादे शर्तें हैं कि जो जेल के भीतर कैद गिरफ्तार आरोपी हैं, जिनके ऊपर आतंकवाद के सीरियस चार्जेस हैं, उन्हें भी जेल से छुड़ाया जाए। 2012 से 2024 तक मुसलमानों पर किए गए जो भी केसेस हैं उन्हें वापस लिया जाए, जेल से रिहाई कराई जाए, 15,000 रुपए हर महीने मौलानाओं को मस्जिदों के दिया जाए, 1,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। ऐसी कई बेबुनियाद मांगे हैं, जिसमें 10% मुसलमानों के लिए आरक्षण की भी मांग की गई है। और इस पर खुद एनसीपी जो है शरद पवार की, उन्होंने ये कहा है कि वो विचार करेंगे, लेकिन वो चुनाव में सपोर्ट चाहते हैं साफ तौर पर इन पूरे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का, और कहते हैं कि अगर चुनाव जीती महाविकास आघाड़ी तो वो इन शर्तों के ऊपर विचार करेंगे कि कौन सी शर्तों को पूरा किया जा सकता है। तो साफ तौर पर ये समझना होगा कि फडणवीस भी जिस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं वो स्पष्टता से निशाना साध रहे हैं विपक्ष के ऊपर, कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो खास समुदायों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर आ रहा है। और वोट जिहाद का जो मुद्दा है ये ना सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा किया है, बल्कि ये हर एक बड़े राजनीतिक दल से सामने आ रहा है। सबसे बड़ा इल्जाम उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर लगाया है, जो खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन वोट उन्हें खास समुदाय का चाहिए। और इसीलिए इस बड़े मन से जब देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद की बात को आगे पहुंचाया है तो साफ तौर पर इस पर राजनीति बड़ी होगी। कल ही टिस की जो स्टडी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ भारत ने दर्शकों को दिखाई, उसमें भी किस तरीके से बताया गया है कि भविष्य में 2051 तक हिंदुओं की जो आबादी है मुंबई के बिल्कुल, जो टिस की रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई, जिसका जिक्र यहाँ पर आप शिवानी कर रही हैं, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। 20 तारीख को तो मतदान होना है, तस्वीर बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप और अपनी तरफ से वोटर्स को लुभाने का काम हर राजनीतिक पार्टी की ओर से जारी है। शुक्रिया।